दोस्तों, आज सभी के मन में एक सवाल है कि आखिरकार पुतिन चुप क्यों है। यूक्रेन वॉर के अंदर काफी एग्रेसिव तरीके से पुतिन आगे आए थे और पुतिन ने ये सबको दिखा दिया था कि देख लो, नाटो में शामिल नहीं हुआ ना यूक्रेन। नाटो की असलियत, अमेरिका की हकीकत वो किसने दिखाई? पुतिन ने दिखाई। यूक्रेन ये कहता था कि उसको नाटो के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जो कि एक पुराना वादा किया हुआ है। तो पुतिन ने कहा कि जिस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे तुम लोग बैठे हुए हो, वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और पुतिन ने अपनी बात को साबित कर दिया। साबित कैसे किया? वेनेजुएला, जो कि अभी अमेरिका कह रहे हैं कि अब उसका मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट बन चुका हूं। आज का स्टेटमेंट देखा होगा पुतिन का। तो जब पुतिन ये कह रहे हैं कि मैं वहां का फॉर्मर प्रेसिडेंट बन चुका हूं, इसको कहते हैं ओवर एम्बिशंस, है ना। तानाशाह की भी हद जो है वो पार कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसे वेनेजुएला के ऊपर तेल की कुओं पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया अमेरिका ने, उसकी बाद नजर पड़ी डेनमार्क के ऊपर। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र के अंदर एक पॉलिटिकल एक उनका लैंड है जिसको ग्रीनलैंड कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड उसको कहते हैं, जिसकी कैपिटल नुक है। और वहां पर एस्किमो जो स्पीसीज है, जनजाति है, वो रहती है। हमने बचपन के अंदर इग्लू के घरों को बहुत देखा है। कि मुझे आज भी याद है कि जो वो टेक्स्ट बुक होती थी स्कूल की, उसके ऊपर वो इग्लू का घर, बर्फ गिर रही है, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो ग्रीनलैंड के अंदर ही पाए जाते थे। तो जैसे ही ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार जमाने के लिए ट्रंप ने कहा, तो फिर यह हुआ कि क्या एक नाटो कंट्री दूसरी नाटो कंट्री के ऊपर ही हमला करने को तैयार है? तो फिर डेनमार्क ने कहा कि बाकी बची हुई जो नाटो कंट्रीज है वो मिलकर अटैक कर सकती है अमेरिका के ऊपर। नाटो का अस्तित्व खतरे में आ गया है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सैनिक संगठन बनाया गया था 1949 के अंदर 4 अप्रैल को, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर है। अब बात यह है, जैसे ही सब कुछ हो रहा था तो पुतिन ने कहा कि देखो, मैंने पहले तुमको क्या कहा था कि नाटो का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जिस नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन इतना तड़प रहा था, उसकी हालत आज देख लो कि एक नाटो कंट्री दूसरी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक करने को तैयार है। यह सब कुछ चल ही रहा था कि बीच में ईरान के ऊपर भी अटैक करने की बारी आ गई। ईरान के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स के ऊपर कि ईरान के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बाहर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, है ना। ये सारी न्यूज आपने देखी होगी। हो सकता है कि फेक हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। कुछ यानी कि ये आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्या सही न्यूज क्या है। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था और बीच में ही एक रशियन ऑयल टैंकर, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर पकड़ा गया अमेरिका के द्वारा। जैसे ही वो पकड़ में आता है, उसके बाद में ये कयास लगाए जाते हैं कि रशिया अब अपना अगला कदम उठाएगा कि आखिरकार रशियन ऑयल टैंकर को क्यों पकड़ा गया है। लेकिन रशिया ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलो बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पुतिन की ये जो खामोशी है वो आखिरकार क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि वाई पुतिन वेंट क्विट व्हेन चैलेंज्ड बाय ट्रंप ओवर वेनेजुएला। जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर कुछ हुआ तो उस समय पुतिन जो है वो बड़े चुपचाप बैठ गए हैं। एक सीन मैं आपको बताता हूं, है ना, निकोलस मादुरो का, कि सिटिंग ऑन ए ग्लाइडेड चेयर, है ना, एक ग्लाइडेड चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं इन द ग्रीन ड्राइंग रूम ऑफ द ग्रैंड क्रेमलिन प्लेस। निकोलस मादुरो, द लीडर ऑफ वेनेजुएला, वो बैठे हुए हैं वहां पर। टर्न टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ मुड़ते हैं रशिया एंड स्पोक ऑफ द देयर ब्राइट फ्यूचर टुगेदर। और रशिया के और खुद के जो ब्राइट फ्यूचर है उसकी तरफ वो बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वी विल सी रिलेशंस, किस तरीके से रिलेशन जो है वो मेंटेन किए जा रहे हैं बिटवीन वेनेजुएला एंड रशिया। ठीक है, जब ये सब कुछ हो रहा था तो अब आखिरकार ये क्या हो गया कि पुतिन अब वेनेजुएला के ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, एक्चुअल में बात तो ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि फ्री हैंड मिल चुका है यूएसए के वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के बाद, बहुत सारे देशों को फ्री हैंड मिल चुका है। जैसे रशिया का यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, ईरान का इजराइल और इजराइल का ईरान के ऊपर फ्री हैंड मिल चुका है।
इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर फ्री हैंड मिल चुका है, चाइना का ताइवान के ऊपर मिल चुका है, अमेरिका को खुद को ग्रीनलैंड के ऊपर मिल चुका है ना, अमेरिका को कनाडा के ऊपर मिल चुका है। अगला शिकार कौन है? कनाडा है। देख लेना आप कि कनाडा जो है 51 स्टेट बनेगा अमेरिका का आगे आने वाले समय के अंदर, और वेनेजुएला बन जाए उसका भी कोई वो नहीं है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला के अंदर जो अपोजिशन लीडर है उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा आगे आने वाले समय के अंदर, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये टैरिफ का खेल जो था वो सब कुछ बेकार था। वो सब कुछ एक ये मान के चलिए कि एक इस तरीके से दिखावा था कि ट्रंप जो है वो सब देशों के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, उनका व्यापार कम हो जाएगा और सब के सब यूएसए से व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है। 8 months later, Maduro is sitting some 4,700 miles away in a violent and the overcrowded federal detention center, Brooklyn. अब एक्चुअली में क्या हुआ, उसके 8 महीने बाद में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, वो कहां पर है? ब्रुकलिन जेल के अंदर हैं, और ब्रुकलिन के अंदर उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है। ठीक है। ये वो जहाज है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर पकड़ा गया था और इसके ऊपर रशियन फ्लैग लगा हुआ था। ठीक है ना, रशिया का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। इसको ब्लैकलिस्ट ऑलरेडी यूएसए ने किया हुआ था, क्योंकि इसका नाम बदलकर B1 से नाम बदलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इसको बहुत लंबे समय से तलाश रहे थे। इस जहाज के जो कैप्टन थे वो कह रहे थे कि ये हमारे पीछे 1 सप्ताह से पीछे पड़े हुए थे, मतलब हेलीकॉप्टर से हमारा पीछा कर रहे थे ये लोग, और इन्होंने आज हमको कैप्चर कर लिया। ये ऑयल टैंकर वेनेजुएला से ऑयल लेने के लिए जा रहा था ताकि वो चाइना के अंदर सप्लाई कर सके, और चाइना और रशिया के जो सस्ते ऑयल है इसको एक्सपोर्ट करने से रोकने के लिए ही ऐसे जहाजों को अमेरिका ने पकड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब रशिया चुप क्यों है? पहली बात तो यह है, आपको पता होगा कि 2022 के अंदर, जिस समय बीजिंग ओलंपिक खत्म हुए थे, 2022 के अंदर 24 फरवरी की वो डेट थी जिस समय यूक्रेन के ऊपर पहली बार अटैक किया गया था, और तब से लेकर आज तक 2026 आ चुकी है। अब तक लगातार जो है वो वहां पर वॉर जारी है, और रशिया ने बहुत सारे जो आर्सेनल्स हैं, बहुत सारे हथियार जो है वहां पर खो दिए हैं यूक्रेन के अंदर। अब रशिया के बहुत सारे वेपन्स खत्म हो चुके हैं जो कि उनके बैकयार्ड के अंदर रखे हुए थे, उनके स्टोरेज के अंदर रखे हुए थे, वो सब कुछ खत्म हो गए। अब रशिया अगर अमेरिका से मुकाबला करे तो किस तरीके से करे, क्योंकि ऑलरेडी वो यूक्रेन के साथ में युद्ध में उलझा हुआ था। आपको पता होगा कि सीरिया के अंदर जिस समय तख्ता पलट हुआ था, और वहां का जो राष्ट्रपति था वो भागकर रशिया चला गया था, और फिर रशिया से ये कयास लग रहे थे कि रशिया जो है अटैक करेगा सीरिया के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय रशिया ने यह कहा कि हम ऑलरेडी यूक्रेन के साथ में वॉर में एंगेज हैं, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं, और वही कंडीशन आज हो चुकी है कि वेनेजुएला ऑन एट वॉर, तो फिर रशिया कैसे हेल्प कर सकता है? रशिया खुद जो है वो आज उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ में, और आज देख लेना कि कभी भी रशिया ये दुश्मनी मोल नहीं लेगा, ये जोखिम मोल नहीं लेगा कि वो यूएसए के साथ में जाकर भिड़ जाए। वो चाइना को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि चाइना जाकर भिड़े यूएसए के साथ में, इसीलिए वो चाइना के साथ में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। ईरान इसमें शामिल होगा, मतलब देश शामिल होंगे, रशिया अकेला इसको नहीं कर सकता है। तो रशिया जो है वो वेट कर रहा है कि आखिरकार कौन से देश उसके साथ में आकर शामिल होंगे। द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल कैम ऑन 7 जनवरी। उस समय यूएस मिलिट्री ने सीज किया था टैंकर, ऑयल टैंकर, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर था, है ना। हियर्स वन गोल विच इज टू कम आउट द यूक्रेन। अब उसके पास में एक गोल है कि वो कैसे भी करके यूक्रेन के इस वॉर से बाहर निकले। जब तक यूक्रेन का वॉर नहीं रुकेगा तब तक जो है वो रशिया किसी भी देश के ऊपर कोई भी अटैक या फिर वो उसके साथ में कोई भी डील नहीं करेगा। तो बात यह है कि रशिया अब खुद की पावर को जब तक बढ़ा नहीं लेता वो चुपचाप बैठेगा। हां, वो हो सकता है कि चाइना है, साथ में इंडिया है, ईरान है, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स जो नेशंस है उसके साथ में मिलकर कुछ करे, या ब्रिक्स प्लस नेशन जो है उसके साथ में मिलकर कुछ बड़ा कर सकता है। अन्यथा रशिया जो है वो अब खुद समझदारी दिखाएगा और चुपचाप बैठेगा। दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, अभी सेल चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर।
हमारे जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या डीप वर्क का कोर्स है, इसमें 30 टेक्निक्स में बताइए कि काम करने का तरीका कैसे हो सकता है और अपने फोकस को और कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चाहे 75 डेज का हार्ड चैलेंज हो या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज हो, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।